इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकना आसान नहीं, लेकिन कैपेसिटर करता है ये काम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले और आज हम 12th फिजिक्स का हिंदी मीडियम का जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है धारिता एवं संधारित्र, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इससे पहले हमने स्थिर विद्युत विभव के बारे में बहुत सारी बातें की थी, कई सारे डेरिवेशंस को हमने उसमें समझा था और अभी हमें समझना है संधारित्र और धारिता के बारे में। तो चलिए अभी और अधिक टाइम नहीं लेते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वैद्युत धारिता या कैपेसिटेंस ये होता क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि कैपेसिटर को आपने जरूर देखा होगा, एक बेलनाकार का एक छोटा सा डिवाइस जिसके दो टर्मिनल आपको दिखाई देंगे, सफेद कलर का होता है। जनरली फैन में आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटर। और वैसे तो कैपेसिटर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हमारी जितनी चिप्स बनती है उन सब में भी छोटे छोटे से कैपेसिटर्स बहुत सारे यूज होते हैं। तो आखिर वो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, धारिता क्या है, वो इस चीज में हम समझेंगे। तो वैद्युत धारिता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु की धारिता का तात्पर्य वस्तु द्वारा आवेश तथा ऊर्जा संचय करने की क्षमता से है कि कोई वस्तु अपने अंदर कितने आवेश को या कितनी ऊर्जा को संचित कर सकता है, उसे हम कहते हैं धारिता। धारिता मतलब ही धारण करना, ठीक है। अपने अंदर आवेश को कितना धारण कर रहे हैं उसकी ही क्षमता को यहाँ पे वैद्युत धारिता कहा गया है कि आखिर अपने अंदर आवेश को कितना धारण किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को विलगित आवेश Q दिया जाता है, विलगित माना आइसोलेटेड, ठीक है, पहले भी हमने देखा। तो किसी वस्तु को विलगित आवेश Q दिया जाता है तो इसके विभव में परिवर्तन हो जाता है और यह विभव परिवर्तन V वस्तु को दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है ना। माना जब भी आप किसी को चार्ज दे रहे हैं, जो कैपेसिटर की, अगर हम खैर उसके बारे में अभी आगे और बात करेंगे, तो इसमें कहना है कि अगर जब किसी वस्तु को हम Q आवेश देते हैं तो उसके V विभव में भी परिवर्तन हो जाता है। तो Q के अनुक्रमानुपाती होता है V। कहने का मतलब है जो आवेश है वो अनुक्रमानुपाती है V विभव के, कि आवेश के बढ़ने के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, विभव भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहां पे देखें, अच्छा, तो ये Q प्रोपोर्शनल है V के, धारिता एक अदिश राशि है, ठीक है। धारिता का SI मात्रक फेरेड, फेरेड इसकी यूनिट है। और अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो यह है m-1l-2 T4a², है ना। तो कैसे, मैं आपको और बता देता हूं। पहले सबसे पहले तो आप यहां देखिए कि इसमें यह बोला गया कि Q जो है, Q अनुक्रमानुपाती है V के, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से आप देखें तो यहां पे अगर मैं इसके बराबर लूं तो यहां पे कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, वो नियतांक है V, वो नियतांक है V, वो नियतांक है C, सॉरी। V तो यहाँ विभव है, Q आवेश है। और जब भी हम जानते हैं कि जब भी हम अनुक्रमानुपाती इसको हटाते हैं, बराबर करते हैं, तो कुछ ना कुछ साथ में कांस्टेंट, कुछ ना कुछ नियतांक आता है, तो वो यहाँ है C। तो जो C है, माना वो जो धारिता है, धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो धारिता होगी आपकी C बराबर से Q/V। ये इसका फॉर्मूला होता है। इससे एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि Q के बढ़ने के साथ साथ V भी बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो धारिता है, जो C है, वो एक नियतांक है, वो स्थिर रहता है। तो अगर मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर मान लो मैं Q को बढ़ाता हूं, Q को बढ़ाता हूं, मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि हम Q को बढ़ाते हैं तो धारिता पे क्या असर होगा, और यदि मैं V को कम करता हूं तो धारिता पे क्या असर होगा, ठीक है। अगर मैं Q को बढ़ाऊं तो धारिता पे क्या असर होगा, अगर मैं V को कम करूं तो धारिता पे क्या असर होगा। तो
अगर इसको मैं पूछूं तो कईयों का ये जवाब इसमें होगा कि अगर आवेश को हम बढ़ा रहे हैं तो धारिता बढ़ जाएगी, और अगर v को हम घटा रहे हैं तो भी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन हमने क्या समझा है कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अगर q बढ़ते जाएगा तो v भी बढ़ता जाएगा। जब v बढ़ते जाएगा तो फिर धारिता पे क्या असर होगा? मान लो q जो है आपने दुगना बढ़ा दिया, आपने 2q बढ़ा दिया, तो आपके आवेश में कितना फर्क आ जाएगा? आपका आवेश भी दोगुना बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो c यहाँ क्या आ जाएगा? 2q अपॉन 2v। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? q अपॉन v। मतलब आपकी जो धारिता है वो तो स्थिर ही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर v को मैं कम करूं, v सपोज आधा कर दूं मैं, तो अगर मैं v को आधा कर देता हूं तो फिर यहाँ पे आवेश भी आपका ये कैंसिल हो जाएंगे, ये q अपॉन v आ जाएगा। जो धारिता है वो एक नियतांक है, वो स्थिर रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उस धारिता को बढ़ाया जाए। तो हम इस तरीके से इसको देखेंगे कि आवेश को बिना बढ़ाए हुए क्या विभव में परिवर्तन करके हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज को हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली धारिता क्या है? धारिता कुछ और नहीं है, ये किसी भी वस्तु के धारण करने की क्षमता है कि वो आवेश को कितना धारण कर रहा है। तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे C धारिता, या उसी को कैपेसिटेंस से कहते हैं। और जैसा इसकी यूनिट बताई यहाँ पे, इसकी SI यूनिट फेरेड है, और इसका विमीय सूत्र है आपका m-1 l-2 T4a²। तो कैसे? अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें तो C बराबर से q अपॉन v होता है। तो आवेश आपका हो गया AT, और विभव का हमने इससे पहले देखा था m-1 l² T-3a-1। याद है आपको? इससे पहले जब हम विभव को पढ़ रहे थे तो विभव का जो विमीय सूत्र था वो था ml2 T-3a-1। तो अगर मैं इसका प्रॉपरली बना दूं तो क्या हो जाएगा? ये AT और ये इसका, तो ये बन जाएगा आपका m-1, ये ऊपर जाएगा l² T-3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा T⁴ a-1 ऊपर जाकर के a² हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र यहाँ पे आ गया। हमको पता है ना, ये v का ये था और q का तो ये होता ही है AT। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ये इसका विमीय सूत्र m-1 l-2 T⁴ a²। अब हम देखते हैं संधारित्र क्या होता है। कैपेसिटेंस को तो हमने बताया कि वो एक क्षमता है आवेश को ग्रहण करने की, लेकिन कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है? तो इसकी पहले परिभाषा हम देख लेते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति, प्रबंध अथवा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बगैर चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है तथा चालक पर वैद्युत आवेश एवं ऊर्जा की अधिक मात्राएं संचित की जा सकती है। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये इस तरीके से एक युक्ति हमने तैयार की क्योंकि हम चाहते हैं कि धारिता को बढ़ाया जाए। तो धारिता को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? एक कैपेसिटर बनाया, एक युक्ति बनाई, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं? हम धारिता को बढ़ाते हैं। आवेश को हम नहीं, आवेश को नियत रख रहे, v में वेरिएशन करके हम उसको बढ़ाते हैं। कैसे? तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, संधारित्र की धारिता का तात्पर्य उस संधारित्र द्वारा वैद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश संचय करने की क्षमता से, जो हम बात कर रहे थे कि कितना आवेश संचित कर रहा है, कितनी ऊर्जा को संचित कर रहा है। संधारित्र के किसी एक चालक पर उपस्थित आवेश Q के परिमाण तथा इसके दोनों चालकों के बीच विभवांतर V के परिमाण के अनुपात को संधारित्र की धारिता C कहते हैं, अर्थात C बराबर से Q अपॉन V, जो कि हमने अभी डिराइव किया है। मान लो हम यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं, और इसके ऊपर ये एक आवेशित धातु की प्लेट है, और इसके ऊपर हम
आवेश ले लेते हैं प्लस Q, और इसमें बिल्कुल समविभव तरीके से हम कहें कि एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें बिल्कुल सेम आवेश है, ठीक है, और ये एक धातु की प्लेट है। इससे एक कुछ दूरी पर हम एक और प्लेट ले लेते हैं, ये आवेशित है, एक आवेशित प्लेट को हमने यहां पे लिया है। इससे दूरी पे एक और प्लेट हम ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, और ये आवेशित नहीं है, ये उदासीन प्लेट हमने ले ली। ये हम संधारित्र को यहां बना रही, पैरेलल है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी इसमें दिख रही। ये आवेशित है और यहां पे ये उदासीन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, सबसे पहले तो कि इस आवेशित धातु की जो प्लेट यहां रखी हुई है उसके, आप मान लो इसकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पे हमने रखी। तो अब इस आवेशित प्लेट के कारण ये जो यहाँ पे उदासीन प्लेट है, इसके ऊपर में, इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर ये आवेशित प्लेट का असर होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो ये जो पॉजिटिव साइड है वो इसको, जितने भी यहाँ माइनस आवेश है, जो ऋणात्मक आवेश है, उनको वो इस तरफ इकट्ठा करेगा, अपनी तरफ खींचेगा प्रेरण के द्वारा, और जितने इसके पॉजिटिव आवेश है इसके अंदर वो उसको दूर की ओर धक्का देगा। नेगेटिव आवेश को, ऋणात्मक आवेश को ये अपनी ओर खींचेगा और पॉजिटिव आवेश को आगे की ओर धक्का देगा। तो ये इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे सारे। अब मान लीजिए इस पे ये जो आपकी धातु की छड़ है, धातु की छड़ नहीं, धातु की जो प्लेट है, यहां पर जो विभव है, मान लेते हैं इस पे जो विभव है वो हमने मान लिया है 10, मान लेते हैं, ठीक है। इसका मान लिया मैंने V1। ये जो नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश, इसके कारण विभव कितना इसमें ऐड होगा, तो वो V2 प्लस पॉजिटिव जो आवेश है इसके कारण विभव क्या होगा, V3। हम टोटल विभव उसका निकाल के देख लेते हैं। और यहां पे अगर ओवरऑल में देखूं तो यहां मान लो V1 जो है, इस पे जो विभव है वो मान लो 10 है, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण ये कितना हो जाएगा, आप देखोगे ये होगा, मान लो ये -3 है, प्लस ये -3 है, नेगेटिव के कारण मान लिया मैंने -3 है, प्लस V3, V3 कितना होगा, V3 मान लो आप 2 है एग्जाम्पल के लिए। तो क्या होगा, यहां से इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा इस पे क्या इफेक्ट आएगा इसका, 10 - 3 + 2, टोटल कितना आपको मिलेगा, 9 होगा, नहीं होगा। -3 के कारण ये कम हो गया और +2 के कारण ये बढ़ गया, +2 के कारण ये बढ़ गया, तो ये 9 मिला। ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। हमने एक आवेशित प्लेट ली धातु की, साथ में एक उदासीन प्लेट ली, और इधर माइनस सारे ऋणात्मक आवेश है, इस तरफ प्लस आवेश, क्यों, प्रेरण के द्वारा। ये यहां से इसने नेगेटिव जो आवेश थे उसको अपनी ओर खींचा, पॉजिटिव को आगे की ओर कर दिया। अब इस स्थिति में देखिए, अगर मान लो मैं इस प्लेट को यहां पे मैं ग्राउंड से, न्यूट्रल से जोड़ देता हूं, ये ग्राउंड से मैंने इसको जोड़ दिया, तो क्या होगा, तो अब जैसे ही मैं इसको ग्राउंड से जोड़ूंगा तो नेचुरली ये जो धातु की जो प्लेट है ये वैसे भी यहाँ के जो ऋणावेश है उसको अपनी ओर खींच रहा है और धनावेश को वो आगे की ओर भेज रहा है। तो यहां से जितने धनावेश है वो सारे क्या होंगे, वो ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड में वो चले गए। इस तरफ क्या रहेगा, सिर्फ इस तरफ अब ऋणावेश ही बचे। तो जब सिर्फ ऋणावेश बचे तब विभव में क्या फर्क आएगा, तो विभव में अगर आप देखोगे तो V1 + V2 + V3 अगर आप करो, मान लो 10 + -3 + 0, क्योंकि यहाँ पे V3 क्या हो गया, 0, क्योंकि पॉजिटिव जितने चार्जेस है वो तो ग्राउंड हो गए,
वो तो हमने न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे उसको, तो वो यहाँ पे चले गए सारे के सारे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो 10 - 3 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 7। जो आपका विभव आया, विभव क्या हो गया, कम हो गया। विभव का कम होना इसका मतलब कि धारिता का बढ़ना होगा, नहीं होगा। C बराबर से Q/V होता है। अगर विभव कम हो रहा है तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि आवेश पे भी उसका असर पड़ रहा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस धातु की उदासीन प्लेट को यहाँ रखने से आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आवेश में कोई चेंज नहीं हो रहा है विभव के परिवर्तन होने पर। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे कि इसको ग्राउंड से कर दिया। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनाया कि दो पैरेलल प्लेट्स को आमने सामने हमने रखा, एक आवेशित थी और एक ग्राउंड से कनेक्टेड थी, जिसके कारण से जो पॉजिटिव आवेश है वो ग्राउंड में चला गया, नेगेटिव वहीं था, जिसके कारण से विभव की वैल्यू कम हो गई। विभव की वैल्यू तो कम हुई लेकिन आवेश नियत है, यहाँ पे आवेश में चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए जब इसमें चेंज नहीं हो रहा है, V ही कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो धारिता है, वो धारिता जो है कैपेसिटेंस, वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए संधारित्र बनाने का यही कारण है कि जिसके कारण से हम आवेश को धारण करने की क्षमता को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके। तो यही हमने इसमें देखा कि संधारित्र की धारिता का तात्पर्य संधारित्र द्वारा वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको अभी हम आगे और डिराइव करेंगे, एवं संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश संचय करने की क्षमता है और हमें इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है वो हमने अभी देखा। फिर इसका फॉर्मूला C = Q/V। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उसके अंदर संचित हो रही है, तो किस रूप में होती है, तो उसकी परिभाषा, संधारित्र को आवेशित करने के लिए प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य के माध्यम में संचित हो जाता है और इसे ही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हाँ ठीक है। और यदि संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच विभवांतर V, प्लेट पर आवेश Q तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U = 1/2CV²। कैसे, वो हम समझते हैं। लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा मैं यहाँ पे डेरिवेशन भी बताना चाहूंगा। गोलीय चालक के कारण धारिता, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं यहीं पे इसको बता रहा हूं। मान लीजिए ये गोला यहाँ पे और इसका एक पॉइंट ये है, तो इस गोलीय चालक के कारण, ये वो पॉइंट है, ये इसकी R दूरी सपोज, तो इसके कारण कितना धारिता होगी, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम C = Q/V होता है, हम जानते हैं, और V क्या है हमने इससे पहले भी निकाला है, गोलीय चालक के कारण KQ/R होता है। तो Q से Q कैंसिल हो जाता है और R ऊपर चला जाएगा अपॉन K। K होता है हमारा 1/4πε0, 1/4πε0, एप्सिलॉन ये ऊपर चला जाएगा 4πε0R। ये किसी गोलीय चालक के कारण धारिता का फॉर्मूला है, वो सिंपल सा है, छोटा सा। ये गोलीय चालक हम जानते हैं C = Q/V, और V इससे पहले हमने देखा विभव जो होता है गोलीय चालक का वो KQ/R, और यहाँ पे हमने उसी को रख दिया Q/KQ/R, R/K, और ये हमारा आ गया धारिता C बराबर से 4πε0R। अब हम इसमें निकाल रहे हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, जिसके हम अभी बात कर रहे थे, जो कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है, ठीक है, किसी संधारित्र के अंदर। तो वो क्या है यहाँ पे, ये कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य के माध्यम में संचित हो जाता है। C प्लेटों के बीच विभवांतर, धारिता अगर C है, ये इसका फॉर्मूला लिखा है, हम इसे डिराइव कर लेते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर V है,
प्लेट पर आवेश Q तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो संधारित्र में संचित ऊर्जा। आपको मैं एक चीज अभी बता रहा था यहाँ पे कि जैसे हम आवेश को बढ़ाते हैं तो आवेश को बढ़ाने के साथ साथ, पहले मैं एक यहाँ पे ग्राफ की मदद से इसको समझ लेते हैं। एक ग्राफ बना लेता हूं। ये ग्राफ है और यहां पे ये है V और ये है आवेश Q। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे थे कि जो धारिता है, जैसे जैसे आवेश बढ़ता है, जैसे जैसे विभव बढ़ता है तो आवेश भी उसके साथ साथ बढ़ना शुरू होता है, दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इनका जो अगर हम ग्राफ के रूप में इसे देखें तो ग्राफ के रूप में कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे जैसे विभव बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका आवेश भी बढ़ते आ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, विभव भी बढ़ रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ये अगर पॉइंट को ले ले हम, तो अगर हम इस पॉइंट को यहां पे ले ले तो यहां पे Q के साथ साथ V भी बढ़ते जा रहा है। हम इनको अलग अलग नंबर दे देते, ये O हो गया, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया। तो अगर मुझे अब इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो OAB का एरिया है अगर मैं इसको निकाल लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कि आखिर इसमें कितना स्थितिज ऊर्जा है। ये इसका फॉर्मूला यहां पे डिराइव हो जाएगा। तो एरिया OAB ट्राइंगल है का क्षेत्रफल वो होगी हमारी इसके अंदर संचित ऊर्जा U, जिसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी मदद से डायरेक्टली ग्राफ की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल U जो कि OAB का क्षेत्रफल होगा, उससे रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल U से 1/2 AB इंटू OB। ठीक है, तो AB इंटू OB क्या होगा आपका, लंबाई गुणित AB। यहां पे आ जाएगा आपका 1/2 OB मतलब कैपिटल V इंटू AB मतलब Q। तो यहां पे क्या आ गया आपका 1/2 QV। ठीक है, तो हम यहां पे और क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं C बराबर से क्या होता है Q/V। तो Q की जगह में क्या लिख सकता हूं, CV। Q की जगह हम लिख सकते हैं CV, तो 1/2 CV इंटू V। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। और इसमें क्या दिखाया, इसमें क्या दिखाया 1/2 CV और 1/2 Q स्क्वायर C। तो V की जगह हम क्या कर देंगे, 1/2 V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यहां से निकाल लेंगे Q/C। यहां पे V को हम क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो यहां पे हो जाएगा C Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में 1/2 Q स्क्वायर C। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसमें यहाँ पे, और लास्ट में 1/2 QV, ये तो हमने निकाल ही दिया। तो 3 फॉर्मूले आ गए यहाँ पे, है ना, क्षितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के। ये आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ये भी है एक फॉर्मूला इसका, ये भी है, और एक ये भी इसका फॉर्मूला है। तो स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए हमने क्या किया, Q और V के बीच के ग्राफ को देखा। ठीक है, ये आपका Q और V के बीच का ग्राफ हो गया। हमने देखा Q और V एक तरीके से लीनियरली बढ़ते जाते हैं एक साथ, जैसे से Q बढ़ता है V भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने देखा कि हमने क्षेत्रफल निकाला, एक ट्रायंगल बना OAB, इसका एरिया निकाल लिया हमने।
ये एरिया 1/2 ओ ए ओ बी इंटू ए बी के रूप में हमें मिला, और हमने उसे फाइंड आउट किया और उससे हमारी स्थितिज ऊर्जा निकल आई। समांतर प्लेट संधारित्र, तो जैसे इससे पहले हमने देखा था कि क्यों हमने ये युक्ति बनाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आवेश को हम धारण कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र समान आकार की एक निश्चित दूरी से पृथक दो धात्विक प्लेटों से बना होता है। इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है। ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और एप्सिलॉन नॉट ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो हमने ये तो देखा, लेकिन अभी इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो प्लेट्स लेंगे। हम दो प्लेट ले लेते हैं, यहां मैं इसको बना लेता हूं। ठीक है, ये दो प्लेट्स हमने पैरेलल प्लेट्स है ये, इसके ऊपर प्लस आवेश, इसके ऊपर नेगेटिव आवेश, जो हम अभी देख रहे थे, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है डी, और इनका एरिया ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पे दोनों का एरिया ए से हो रहा है। अब हमको निकालनी है इनके बीच की धारिता, ठीक है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे हम देख रहे थे कि क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला है हमारा C बराबर से Q अपॉन V। तो हम पहले V को निकाल लेंगे, ठीक है। V को कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले हमने देखा है कि V और E के बीच में, माना जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और विभव, इनके बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन बेसिकली होता है आपका, हम इस रूप में भी उसको लिख सकते हैं। हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E बराबरी से V अपॉन डी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला साइड में। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा E, है ना, कि विद्युत क्षेत्र कितना है दोनों प्लेट्स की स्थिति में, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आपको याद हो, ये हमारी प्लेट 1 हो गई और ये हमारी प्लेट 2 हो गई। अगर मैं बात करूं E1 की, आपको इसको शुरू करते हुए लिखना है कि हम दो प्लेट्स धातु की लेते हैं, जो कि एक धनावेश से आवेशित है, एक तरफ ऋणावेश है। ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा कि दोनों के बीच की दूरी d है ना, और इस तरीके से मानते प्लेट 1 और प्लेट 2। अब दोनों की हम विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को निकालते E1 अगर आपको इससे पहले ध्यान हो तो ये फॉर्मूला हुआ करता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पीछे हमको पलटाना पड़ेगा, उसमें आपको पता पड़ेगा। तो बेसिकली हर एक प्लेट के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की हम बात करें, तो इसमें क्या क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या चीज है इसमें, तो सिग्मा बेसिकली कुछ नहीं, इस पे जो आवेश का घनत्व है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। एप्सिलॉन नॉट ये आपकी वैद्युतशीलता है निर्वात में, ठीक है, जो कि प्लेट 1 के लिए हम यहां दिखा रहे हैं। और प्लेट 2 के लिए ये कितनी होगी, प्लेट 2 के लिए कितनी होगी, ये सेम होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल विद्युतशीलता की अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी E इक्विवेलेंट बराबर से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युतशीलता है आपकी किसमें, निर्वात की स्थिति में, ठीक है।
फिर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है E बराबर से V अपॉन डी, हमें निकालना है विभव, विभव निकालेंगे तो फिर हम धारिता को निकाल सकते हैं। तो अब अगर मैं इसकी इस फॉर्मूला को लगाऊं, हम जानते हैं E बराबर से वी डी, V अपॉन डी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, V बराबर से E डी। डी यहां क्या है, डी दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है, ठीक है। V बराबर से ई डी, तो E की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। और इसको और क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है वो Q अपॉन ए होता है, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा का, तो हम उसको रख लेते हैं वहां पे। तो यहां पे क्या आ गया आपका V होगा आपका यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये है D, ठीक है, ये आपका आ गया V। अब ये फॉर्मूला आ गया, अब हमें निकालना है, देखो हम देख रहे थे पहले C बराबर से Q अपॉन V, तो हम जानते हैं, तो V मुझे निकालना था, V निकालने के लिए मुझे E निकालना जरूरी था, विद्युतशीलता को विद्युत क्षेत्र को निकालना जरूरी था। जब उसको निकाला मैंने, उसकी मदद से मैंने विभव को निकाल लिया। अब विभव मेरे पास आ गया है तो मैं उसकी मदद से धारिता को निकाल सकता हूं। देन इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन 2 को धारिता के सूत्र में रखने पर, धारिता के सूत्र पे रखने पर क्या मिलेगा, C बराबर से Q अपॉन V, C बराबर इससे Q अपॉन V, V हो गया आपका ये Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहां पे Q से Q कैंसल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये आ गया आपका की धारिता, यहां लिख देता हूं, ये आ गई आपकी धारिता C बराबर से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये आपका फॉर्मूला इसका बन गया। हमने क्या किया, दो प्लेट्स ली, ठीक है, दो प्लेट्स की हमें धारिता निकालनी थी। धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला Q अपॉन V होता है, तो हमें पहले विभव निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा। विभवांतर निकालने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र पता होना जरूरी है, तो हमने पहले V बाई डी से उसे निकाला, फिर वो फॉर्मूला लगा के हमने पहले विभवांतर को निकाला, फिर विभवांतर को Q अपॉन V में रखा, तो हमें हमारा जो धारिता है वो मिल गई। देखो यही था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अब यदि दो प्लेटों के बजाय यदि n समान प्लेटें एक दूसरे से समान दूरी पर रखी हो तथा सभी प्लेटें क्रमागत सीरीज में जुड़ी हुई हो, तब इस व्यवस्था की जो धारिता होती है वो होगी आपकी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन n-1 D, ये होगी। यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कि अगर दो प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पट्टिका को रख दिया जाए। परावैद्युत पट्टिका मतलब जैसे कि हो गया ये परावैद्युत माध्यम होता है, जैसे HCl, मान लो HCl को बीच में, इन प्लेटों के बीच में एक पट्टी के रूप में डाल दिया गया, तो धारिता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि धारिता को हम बढ़ा सके, आवेश को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की क्षमता, उस कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो हमने अभी यहाँ ट्राई किया कि आखिर अगर एक परावैद्युत माध्यम उसके बीच में रखा जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उससे जो धारिता आएगी, वो धारिता का जो फॉर्मूला है वो ये है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम इसको डिराइव करके देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे डिराइव होगा। तो जैसे इसने बोला कि T मोटाई
एवं परावैद्युत नियतांक K की परावैद्युत पट्टिका दोनों प्लेटों के बीच में रख दी गई। तो क्या करेंगे हम, मान लो आपके पास में, यहां हम कर देते हैं, यहां मान लीजिए एक प्लेट ये रखी हुई है, ठीक, दूसरी प्लेट ये रखी हुई है, ये दो प्लेटें हमारी जो हम बात कर रहे थे। अब इनके बीच में मान लो एक माध्यम रखा हुआ है, आता है क्या, ठीक, ये सब पैरेलल है, ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा टेढ़ा दिखे लेकिन ये सब पैरेलल है। तो अब अगर इसमें हम देखें तो ये आपकी प्लेट्स हो गई, ठीक है, और यहां पे आप जानते ही हो कि आपका पॉजिटिव चार्जेस, यहां पे आपकी नेगेटिव चार्जेस, और ये किसी सोर्स से कनेक्टेड है और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संधारित्र। तो संधारित्र है, ये इसकी प्लेट्स है और इसके बीच में हमने एक परावैद्युत माध्यम जिसका नियतांक है K और इसकी जो मोटाई है वो है T, और यहां से यहां तक ये है आपका D। इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D, जो परावैद्युत माध्यम है उसकी मोटाई है T। तो अभी हम इसको देख लेते हैं और हम यहाँ पे अब सेम वैसी चीज करते हैं जो हमने पहले किया था कि हमें निकालनी है धारिता C बराबर से Q अपॉन V, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले V को निकाल लेंगे। V कैसे निकलेगा आपका, E इंटू डी से। तो E हम देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र इन प्लेट्स के कारण, ठीक है, कैपेसिटर के कारण, अभी हमने इसमें परावैद्युत माध्यम भी बीच में रख दिया है T मोटाई का, तो उसके कारण क्या होगा, हम उसको ले लेते हैं E कैपेसिटर के कारण, दोनों प्लेट्स के कारण वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, आपकी वैद्युतशीलता निर्वात में, और माध्यम की, ये जो मीडियम है, इस मीडियम की वैद्युतशीलता क्या होगी, वो होगी, हम उसको दे देते हैं स्लैब है ना, बीच में पट्टी डाल दी है, ये पट्टी तो मैंने नीचे S से इसको रिप्रेजेंट किया है, E के साथ S। इस माध्यम की विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो होगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, किसी परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, उसको हम मीडियम की, उसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपकी निर्वात की है उसको हम एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हमारे पास में आ गया। अब हमें निकालना है V। तो V इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, दोनों के कारण विभव कितना उत्पन्न होगा, विभव निकालेंगे तभी हमारा कैपेसिटेंस निकलेगा। इसलिए विभव कैसे निकलेगा हमारा, वो हम जानते हैं, E इंटू डी। E क्या है, EC, E इंटू डी। चलो E इंटू डी में एक साथ लिख देता हूं कि ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया, बट अब E क्या होगा, एक बार हम निकालेंगे कैपेसिटर के कारण, दोनों प्लेट्स के कारण, EC इंटू डी क्या होगा, यहाँ पे D इन दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन इसमें जो पट्टी आ गई T मोटाई की, तो ये तो इसमें से हटेगी ना, तो D माइनस टी इन दोनों के बीच में, तो वो D माइनस टी को मैं यहां लिख दूंगा D माइनस टी प्लस टोटल V इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, इस स्लैब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गुणित उसकी मोटाई क्या है, T। तो ये हो जाएगा आपका T। तो अभी अगर मैं फॉर्मूला यहां पे रख दूं, EC क्या है हमारा, ये आ गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, प्लस ES क्या है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हो गया T।
तो हम इसमें से सिग्मा को बाहर निकाल ले। लेकिन अच्छा, एक और चीज हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, जिसमें से एक चीज हम ये जानते हैं कि के जो नियतांक होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा आपका, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। होगा नहीं होगा, ये हम पहले से जानते हैं, इससे पहले के चैप्टर में हमने चीज समझी हुई है कि के जो नियतांक होता है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, उसकी वैद्युतशीलता मीडियम की और अपॉन द्रव्यता की। तो यहाँ हो गया एप्सिलॉन बराबर से के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन की जगह इसको रख देता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। तो मैं इसमें से क्या बाहर निकाल लू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेता हूं, तो मुझे क्या मिला यहां पे, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये मिला। तो ये आपका क्या आ गया, विभव। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो अभी। तो इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेते हैं, और अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को हम धारिता के फॉर्मूला में रखेंगे। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 को धारिता के सूत्र में। तो क्या कर देंगे हम, C बराबरी से Q अपॉन V। तो V की जगह हम क्या रख देंगे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हम यहां पे एक और चीज जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो Q होता है, Q अगर आपको याद हो तो जो हमारी सिग्मा होता है वो होता है Q अपॉन A। तो इस हिसाब से Q की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा A। ठीक है, तो Q की जगह हम क्या लिख देंगे, सिग्मा है, ये पहले से हमें पता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिग्मा A अपॉन V। क्या आ जाएगा आपका, V आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये आ गया। तो यहां पे आप देखोगे सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा C बराबर से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। टी को अगर मैं कॉमन ले लू यहां से माइनस टी को, तो यहां पे आपको मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन के, होगा। ये आ गया आपका धारिता का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A, सॉरी ये यहां वाला नहीं रहेगा, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। यहां क्या था आपका, सिग्मा टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। यहां था आपका क्या था, डी माइनस टी माइनस टी था ये, और यहां क्या था आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये था। फाइनली आपको फॉर्मूला मिला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। देखो हमने जो डिराइव किया था वही मिला है। यहां पे आप ध्यान से देखो, ये यही है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। एप्सिलॉन ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ये किस स्थिति में है, जब एक परावैद्युत माध्यम को दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया गया है, उस स्थिति में आपको ये फॉर्मूला मिलता है। अगर प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत भरा हो, है ना, जैसे मान लो यहां पे हम देख रहे थे ना, इसी में देख लो, इसमें आप देखो, मान लो अभी एक पट्टी है, लेकिन पट्टी ना होकर के पूरे ही हिस्से में ये डी जो टी है
वो किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर, इतना का इतना ही अगर इसमें भर दिया जाए, मतलब डी बराबर से टी हो जाए, तो क्या होगा। तो उस स्थिति में फॉर्मूला ये होता है। कैसे होता है आप खुद देखो, है ना। अगर यदि यदि जो परावैद्युत माध्यम है उसको पूरा भर दिया जाए, उसमें टी बराबर से डी हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला में चेंज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये डी माइनस डी हो जाएगा, डी माइनस ये डी प्लस डी अपॉन के, होगा नहीं होगा, ये माइनस डी भी क्या हो जाएगा, डी, तो डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये के ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आ रहा है समझ में, हमने क्या किया, पट्टी के बजाय पूरा का पूरा माध्यम ही किससे कर दिया, अगर परावैद्युत माध्यम डाल दिया है तो उसके कारण से आपका जो धारिता है वो कितनी आएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये यहाँ पे हमने इसको डिराइव किया है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करते चलोगे उसमें तो सॉल्व करते करते ही वो आंसर आपका पास में आ जाएगा। और यदि k इंफिनिटी हो तो आपकी धारिता क्या होगी, तो धारिता अगर ये आएगी वैसे, लेकिन अगर हम डिराइव करने की बात करें तो अभी क्या थी धारिता आपकी, अभी थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और ये कह रहे हैं कि यदि k इंफिनिटी हो जाए, k इंफिनिटी हो जाए, तो k इंफिनिटी अगर हो गया तो आपके फॉर्मूला में क्या आएगा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब किसी भी चीज के इंफिनिटी अगर अपॉन में गया तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन टी माइनस टी प्लस जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी, जो कि यदि आपका नियतांक k इंफिनिटी हो जाए तब यही है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ये यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, लेकिन हम इसी को डिराइव कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर आपको फोर्स निकालना है दोनों प्लेटों के बीच, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा d बाय डी डी। आपको संचित जो ऊर्जा है उसको आपको ये यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा। हम जानते हैं u क्या होता है आपका, u होता है आपका u होता है हमारा, ये आपको d बाय d के सापेक्ष में ही हम कर रहे हैं, इसके जगह आप 1/2 CV स्क्वायर कर दो, 1/2 CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आप C की जगह एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पे आप कर दो d अपॉन डी डी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप बाहर निकाल लो, इसको अगर आप d को आप यहाँ पे कर देते हो, ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये d टू द पावर -1 जाएगा, ठीक है। तो -1, ठीक है, -1 और -1 हो जाएगा, -2 और माइनस इधर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस d अपॉन डी डी इसको हटाई दो, इसका डिफरेंशिएशन अगर हो गया, ये 1/d है ना, 1/d माना क्या होता है, अगर कोई चीज आपकी -1 है, x टू दी पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1 अपॉन ये इस तरफ भी आ जाएगा ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर -2 बराबर से 1/x स्क्वायर, यही होता है डिफरेंशिएशन करने पे इसका। तो डिफरेंशिएशन पे 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर।
तो हम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को सी लिख सकते हैं सीधे सीधे, 1/2 सी, और ये हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन डी। ये एक फॉर्मूला आ गया, देखो ये आ गया यहाँ पे, तो इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, सी वी स्क्वायर अपॉन 2d। ये इसका फॉर्मूला हो गया फोर्स का, जो इनके बीच में परिमाण आएगा, बल का परिमाण है, वो होगा आपका CV स्क्वायर अपॉन 2d। संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व, संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व, फॉर्मूला उसको कैसे निकालेंगे कि आखिर प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना है, तो उसका फॉर्मूला है ये कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे इसको डिराइव कर देता हूं, इसके बीच ऊर्जा घनत्व छोटे u से रिप्रेजेंट किया है, और ये होगा कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। तो कैपिटल U की जगह हम क्या कर देंगे, 1/2 CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम जो होगा वो एरिया इंटू डिस्टेंस होगा, A इंटू डी। तो C की जगह में क्या कर देता हूं, ये 1/2 को यहां कर देते हैं, ठीक है, इंटू C की जगह में कर देता हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, और ये V स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, अपॉन अपॉन क्या है ये A इंटू डी। तो आप देखोगे A से A कट जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 1/2 V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो V बाई डी क्या हो जाता है आपका, आप जानते हो 1/2 V बाई डी का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ गया आपका सेम फॉर्मूला। तो सिंपल है, U अपॉन वॉल्यूम कर दो आप, इसमें U स्थितिज ऊर्जा आपकी 1/2 CV स्क्वायर लिख दिया मैंने, वॉल्यूम हो गया A इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस, और इसको सॉल्व करके मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद हम देख रहे संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। तो कुछ तरीके हैं कि संधारित्रों को, मतलब जो हमारे कैपेसिटर्स है, उन कैपेसिटर्स को हमें उसका कैसा अरेंजमेंट करना है, किस तरीके से हम उनको जोड़ सकते हैं, किस तरीके से उसको एक के बाद एक लगाया जा सकता है, तो उस विधि को ही हम संयोजन कह रहे हैं। यहाँ पे दो तरीके से संधारित्रों को जोड़ा जा सकता है, एक तरीका है श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसे, इस चीज को आप समझो। इसमें हम क्या करेंगे, श्रेणी संयोजन में सभी प्लेटों पर आवेश समान होता है या सेल से प्रवाहित आवेश के समान होता है। यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब तुल्य धारिता। अगर हम कैपेसिटर्स को, आपके संधारित्रों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो धारिता क्या होगी, और अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या धारिता होगी, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपके ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, हम यहां देख लेते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं। मान लो ये सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ये आपका कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3, कैपेसिटर 4, 4 आपके संधारित्र जुड़े हुए हैं श्रेणी में। तो अब ये बोला गया कि इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, धारिता कितनी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम सीरीज में चीजों को जोड़ते हैं तो वहां पे धारा आपकी सेम रहेगी, लेकिन जो आपका विभव है, जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हर केस में अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर जो करंट है, धारा एक समान है सभी में, तो आवेश जो है इस पे सेम ही है, और जो विभव होगा वो अलग अलग होगा। और मुझे यहां निकालना है कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो V बराबरी से Q अपॉन C, मैं सारे विभव को निकाल लेता हूं और उन सबको मैं जोड़ देता हूं, तो जिससे मेरी धारिता निकल आएगी।
तो श्रेणी में अगर हमने जोड़ा है इस तरीके से, तो V1 V इक्विवेलेंट कितना होगा, हमारा टोटल विभव कितना होगा, वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरीके से होगा। तो V क्या होता है बेसिकली, वो होता है आपका आवेश बटे धारिता। ये हो जाएगा आपका Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस Q अपॉन C4। तो ये जो Q है, ये Q में कॉमन लेकर के कट कर दूं अगर, यस, तो यहां पे आपके पास फाइनली क्या बचेगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4। ठीक है, तो ये आपका जब भी सीरीज में आप जोड़ेंगे तो उसकी सीरीज में श्रेणी में जोड़ने पर जो धारिता होती है वो ऐसी होती है। लेकिन इससे पहले हमने कभी कुछ चीजों को समझा है कि पैरेलल में किसी चीजों को जब जोड़ते तो इस तरीके की चीजें मिलती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। धारिता के केस में सीरीज में इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, यहाँ तुम 4 ही कैपेसिटर लिए, आप कितने भी ले लो, तो उस केस में यहाँ पे इस तरीके से धारिता रहेगी श्रेणी में। लेकिन अगर हम बात करें समांतर संयोजन कि अगर पैरेलली आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तुम देख लेते, एक कैपेसिटर है आपका यहां, देन यहां मान लो, और ये पॉइंट है, यहां से ये जुड़ा है, यहां से ये, यहां से ये, ठीक है, ये पॉइंट्स है आपके ए बी और ये आपके। तो जब भी जो कैपेसिटर है ये आपके कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब समानांतर में है ये, तो जो वोल्टेज है, जो विभव है, वो विभव सेम रहेगा, लेकिन जो धारा है, धारा जो प्रवाहित होगी, धारा तीनों में अलग अलग जाएगी। ये नियम होता है, धारा किसी पॉइंट से अलग अलग हो जाएगी। सीरीज में वो एक समान रहेगी श्रेणी में, लेकिन समानांतर में धारा बढ़ जाती है। लेकिन समानांतर में वोल्टेज जो विभव है वो आपका सेम रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में जो विभव है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें विभव की, तो विभव आपका सेम है, लेकिन आवेश आपका अलग अलग रहेगा, Q1, Q2, Q3। तो इस केस में अगर हम C बराबर इससे Q अपॉन V, इससे हम Q को निकालें ये फॉर्मूले को रखते हुए, तो हमें क्या मिलेगा, हम सारे आवेशों को जोड़ देंगे, तो टोटल आवेश क्या होगा हमारा, Q इक्विवेलेंट, वो होगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और अगर बहुत सारे कैपेसिटर लगा रहे हो तो उस हिसाब से, तो Q इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या रख दूंगा, C इक्विवेलेंट V, Q1 की जगह क्या रखूंगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V, और इसी तरीके से आगे। मैं V को कॉमन निकाल के कट कर दूं तो क्या होगा, मेरे पास बचेगा C इक्विवेलेंट बराबर से C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जितने भी आप लोग हैं n तक ही ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप समानांतर में देखोगे तो आपको धारिता का इस तरीके से मिलेगा, और श्रेणी में देखोगे तो धारिता आपको 1 अपॉन C के फॉर्म में मिलेगी। तो ये हमने समझा सारी धारिता के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटर्स के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं पे अभी समाप्त होता है। कैपेसिटेंस के बिना सर्किट्स अधूरे हैं। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ और नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए क्योंकि एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल से, और हाँ, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए प्ले स्टोर से आज ही फ्यूके एजुकेशन की इस ऐप को डाउनलोड जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।